हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे E1 मैकेनिज्म के बारे में। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने SN2 किया था, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करना बाकी था तो उसको हम आगे कर लेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे E1 मैकेनिज्म। हालांकि लेक्चर नंबर 63 में हमने SN1, SN2, E1, E2 चारों मैकेनिज्म बेसिक लेवल पे देख लिया था, तो E1 मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल करेंगे अभी। ठीक है, इसलिए हम जो कुछ भी पढ़ा था उसको हमने बोर्ड पे कॉपी करके रख लिया है, बोर्ड पे कॉपी कर लिया है, लिख लिया है, ताकि थोड़ा फास्ट हो सके, क्योंकि कई चीज़ें हैं इसमें। इनफैक्ट 80% 70% चीज़ें हैं जो हमने लेक्चर नंबर 63 में पढ़ा चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। E1 में क्या था? एलिमिनेशन होता था। और एक और चीज, इस लेक्चर को देखने के पहले लेक्चर नंबर 63 जरूर देख लो, ताकि यहां पे जो हम शॉर्टकट लें वो तुमको समझने में दिक्कत ना होए। ठीक है, तो E1 रिएक्शन में क्या होता था? कोई भी सबस्ट्रेट है, बेस होता था, एलिमिनेशन होता था, और एलिमिनेशन का मैकेनिज्म यूनिमोलेकुलर फैशन में एलिमिनेशन होता था, तो बोलते थे E1 मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता था मैकेनिज्म? सब्सट्रेट है, लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाता था, कार्बोकेटायन बनता था, बेस आता था, बगल से H+ निकालता था, जहां पे पॉजिटिव चार्ज उसके बगल से H+ निकालता था, H+ निकल गया, एल्कीन बन गया। इनफैक्ट SN1 मैकेनिज्म और E1 मैकेनिज्म का इतना तक स्टेप सेम होता था। SN1 में न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे जुड़ जाता था, बट E1 में बेस आके यहां से H+ निकालता है, और जो बेस होता है वही जनरली न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, बट बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है हम बात करेंगे आगे। कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो बेसिक भी, जो भी बेस होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जो बेसिक बहुत ज्यादा बट न्यूक्लियोफिलिक बहुत कम। कुछ ऐसा भी है न्यूक्लियोफिलिक बहुत ज्यादा बट बेसिक बहुत कम। बट इन जनरल जो बेसिक होता है वो न्यूक्लियोफिलिक भी होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो बेसिक भी होता है। तो अगर यहां पे जो भी कंपाउंड है वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर बेस की तरह बिहेव किया तो E1 मैकेनिज्म हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया तो SN1 हो जाएगा। तो करेगा किस तरह बिहेव सर? इनफैक्ट यहां जब भी E1 होता है SN1 भी होता है, जब भी SN1 होता है E1 भी होता है। मतलब यूनिमोलेकुलर जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो उस समय यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन भी होता है। जिस समय यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन होता है वहां पे यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन भी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर कम रखो, एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर ज्यादा रखो। बनेगा तो हर केस में दोनों ही, लेकिन फिर भी मेजर माइनर बना सकते हो टेम्परेचर को बढ़ा घटा के। यहां पे जो बेस होता है, हमने बताया था कि E1 मैकेनिज्म में जो बेस होता है वीक बेस होता है। इनफैक्ट यहां बाहर से कोई बेस नहीं लिया जाता है, यहां सोलवेंट वाला बेस ही होता है। यहां पे बेस की तरह बिहेव सोलवेंट ही करता है। बेस कौन है? सोलवेंट ही है। जनरली H2O, अल्कोहल, अमोनिया बेस की तरह बिहेव करेगा, जहां पे यही सब सोलवेंट भी होगा। सिमिलरली किसके जैसा? SN1 जैसा। वहां भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कौन करता है? सोलवेंट। इसलिए जितना भी सोल्वोलिसिस रिएक्शन होता है वो सब SN1 होता है। सोल्वोलिसिस रिएक्शन मतलब जिसमें सोलवेंट रिएक्शन करता है सबस्ट्रेट के साथ। मतलब सोल्वोलिसिस रिएक्शन अगर सब्स्टिट्यूशन है तो वो SN1 ही होता है, हमने बताया था। ROR रिएक्शन, जो कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ये होता है स्लो स्टेप, ये होता है स्लो स्टेप क्योंकि इसमें अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, और ये जो सेकंड स्टेप है ये होता है फास्ट स्टेप क्योंकि इसमें अनस्टेबल से स्टेबल चीज बन रहा होता है। तो जो स्लो स्टेप होता है यही होता है RDS। तो हम लिख सकते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K टाइम, ये K क्या है? रेट कांस्टेंट इनटू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या?
ये, क्योंकि इस स्टेप में तो केवल यही इन्वॉल्व है, तो इसके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इनटू सबस्ट्रेट। मतलब केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। और एक और चीज के भी है, के डिपेंड करता है, जिसको कि रेट कांस्टेंट बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन के डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे के क्या होगा? बढ़ेगा। किसी भी रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है और के बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है। गौर करो, अगर ये इलिमिनेशन हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन भी होता, SN1 भी होता, तब भी टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेट बढ़ता, और इवन है तब भी टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेट बढ़ेगा। तो अभी तो आपने बोला था सर कि हाई टेम्परेचर पे इवन होगा, लो टेम्परेचर पे SN1 होगा। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से SN1 का भी रेट बढ़ेगा, इवन का भी रेट बढ़ेगा, बट इवन का रेट ज्यादा से बढ़ेगा, SN1 का रेट कम से बढ़ेगा। इसलिए हाई टेम्परेचर पे इवन प्रोडक्ट मेजर होता है, ना कि SN1 प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, मतलब तुमको एलिमिनेशन प्रोडक्ट लेना है तो हाई टेम्परेचर रखो, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लेना है तो रिलेटिवली लो टेम्परेचर रखो। तो टेम्परेचर के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और भी चीजों पे के डिपेंड करता है, जैसे सॉल्वेंट, जैसे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब ऐसा सबस्ट्रेट रहा जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन दे सके तो उसमें के ज्यादा होगा। ऐसा सॉल्वेंट रहा जो इस स्टेप को फास्ट करा सके, वैसे उस केस में के ज्यादा होगा। ये सब पॉइंट्स हमने SN1 SN2 में भी डिस्कस किया होगा। सिमिलर चीज यहां भी है। ठीक है, अब देखो, हालांकि हम देखेंगे सॉल्वेंट का इफेक्ट, हम देखेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का इफेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन। इस रिएक्शन का जो रेट होता है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि RDS में कार्बोकेटायन बना है, और ये कार्बोकेटायन का बनना ही RDS है। मतलब कार्बोकेटायन ज्यादा फास्टर रेट से बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। कार्बोकेटायन अगर स्टेबल रहा तो ज्यादा आसानी से बनेगा, ज्यादा फास्टर रेट से बनेगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा गलती हम लोग बोल देते हैं, बट अभी चलेगा 12th लेवल पे इतना। कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, ये स्टेप ज्यादा फास्टर रेट से होगा। इसमें एक टेक्निकल गलती है, बट कोई दिक्कत नहीं, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, आगे के लेक्चर्स में कभी हम कर देंगे। तो चूंकि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो इस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। इसका मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगा। चलो बता ही देते हैं। देखो, ये ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग 12th लेवल पे गलत बोलते हैं थोड़ा। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। हालांकि यहां पे होता है, इसलिए सही हो जाता है। इनफैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ये जो हमने एनर्जी प्रोफाइल बनाया है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होता है, रेट उतना कम होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम अगर हो जाए तो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमको बोलना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, बट हम बोलते क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। इसकी स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबिलिटी चेक कर पाना टफ होता है और इसका स्टेबिलिटी चेक कर पाना आसान होता है। और चूंकि ये इसके नजदीक में होता है तो इसका बहुत हद तक नेचर इसके जैसा होता है। तो जिन फैक्टर पे इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करता होगा, जिन फैक्टर पे इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करता होगा, उन्हीं फैक्टर पे इसका स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता होगा, क्योंकि एनर्जी वाइज दोनों काफी पास में है। तो अगर ये एनर्जी वाइज ये दोनों काफी पास में है, मतलब ये जैसा होगा वैसा ही ये होगा।
सोचो ये दोनों और पास में होता तो ये दोनों का नेचर और मिलता जुलता होगा। तो अगर ये स्टेबल हुआ तो ये भी स्टेबल होगा, इसलिए हम लोग जनरली इसको स्टेबल बोलते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इनफैक्ट हम इसको स्टेबल बोल के इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि ये स्टेबल है तो ये भी स्टेबल होगा और ये भी स्टेबल होगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। बट एज ए 12th स्टूडेंट तुम ये बोल सकते हो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, क्योंकि हुआ तो वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख के हमने रेट डिसाइड किया, जबकि ये टेक्निकली सही नहीं है। टेक्निकली ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होना चाहिए, लेकिन जिस केस में ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है उस केस में इंटरमीडिएट भी स्टेबल होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट चेक करना मुश्किल है तो हम इंटरमीडिएट चेक करके ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक्चुअली हम लोग करते हैं। अब ये एनर्जी प्रोफाइल है, सबस्टेट है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, निकल गया इंटरमीडिएट, फिर बेस आया होगा और यहां से H को निकाल रहा होगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा होगा, वो यहां पे होगा, अब फाइनली बन गया, ये होगा, ठीक है। अब ये ऊपर होगा कि ये ऊपर होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। हालांकि इलिमिनेशन रिएक्शन जनरली इंडोथर्मिक होता है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर रखना ही सही है। क्योंकि इलिमिनेशन रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड के कॉस्ट पे पाई बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता है और पाई बॉन्ड का बनना, सिग्मा बॉन्ड के टूटने में एनर्जी ज्यादा लगता है और पाई बॉन्ड के बनने में एनर्जी कम रिलीज होता है। इसलिए जनरली इलिमिनेशन रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है, ठीक है। अब जरा गौर करो, अगर इवन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें सबस्टेट कैसा होना चाहिए, या यह बोला जा सकता है कि इस 3 सबस्टेट में से किस सबस्टेट के करस्पॉन्डिंग K का वैल्यू ज्यादा होगा। 1 मिनट, अलार्म बज रहा है, इधर वाला हम हटाते हैं, इधर वाला हटाते हैं। अच्छा, कुछ और चीजें हमने लिखा है। मोलेकुलरिटी 1, मोलेकुलरिटी क्या होता है? आरडीएस में कितना मोलेकुल इन्वॉल्व है? आरडीएस में एक ही मोलेकुल इन्वॉल्व है, इसलिए मोलेकुलरिटी 1। ऑर्डर भी 1 हमने लिखा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आरओआर में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसका पावर का सम, आरओआर में जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उसका पावर का सम। यहां 1 है और कोई कंसंट्रेशन टर्म है नहीं, तो ऑर्डर भी क्या हुआ? 1 हुआ। मतलब यहां ऑर्डर भी 1 है और मोलेकुलरिटी भी 1 है, बट ये हमेशा नहीं होता है। ये अलग बात है कि SN1 में भी हुआ है ऑर्डर और मोलेकुलरिटी 1, SN2 में भी हुआ है ऑर्डर और मोलेकुलरिटी 1, E1 में भी हुआ है ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी 1, E2 में भी होगा ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी, सॉरी SN1 में भी हुआ है ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी सेम जो कि 1 था। SN2 में भी हुआ है ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी सेम जो कि 2 था। E1 में हुआ है ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी सेम जो कि 1 है। E2 में भी होगा ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी सेम जो कि 2 होगा। बट एक आगे का मैकेनिज्म है E1 से भी, उसमें मोलेकुलरिटी 1 होगा बट ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो हर बार ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी सेम होता है ऐसा नहीं है। अब देखो, हालांकि केमिकल काइनेटिक्स का चीज है, पढ़ेंगे तो उस समय ज्यादा समझ आएगा। अब जरा ध्यान देना, अगर ये सबस्टेट है, ये सबस्टेट है और ये सबस्टेट है, इस तीनों के साथ E1 कराते हैं, सेम सॉल्वेंट है, सेम टेम्परेचर है, सेम सॉल्वेंट सेम टेम्परेचर, केवल बदला कौन है? सबस्टेट। सबस्टेट का कंसंट्रेशन भी सेम है, सबस्टेट का नेचर केवल बदला है, कंसंट्रेशन भी सेम है। चूंकि कंसंट्रेशन भी सेम है तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो उसमें ये टर्म तो सेम ही रहेगा कंसंट्रेशन वाला, तो बदलेगा क्या? K बदल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग K कुछ और, इसके करस्पॉन्डिंग K कुछ और K पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। या सिंपल ये भी हम बोल सकते हैं आसान शब्दों में
कि इस तीनों में से किसका ईबन का रेट ज्यादा होगा। जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल उसका ईबन का रेट ज्यादा। इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल देन ये, क्योंकि यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री और यहां 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग ईबन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। यह भी कोई पूछ सकता है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ईबन का किसका ज्यादा। यह भी पूछ सकता है किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और किसका रेट कांस्टेंट ज्यादा। अगर रेट कांस्टेंट की बात करें तो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हुआ है वो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट ज्यादा होने के वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि ये तो सब में सेम है, इसका कंसंट्रेशन तो सब में सेम है। मतलब अगर बोला जाए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा, अगर बोला जाए रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा, सेम ऑर्डर। अगर बोला जाए एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा, तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसका रेट ज्यादा होता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। मतलब जो ऑर्डर लिखा है उसका उल्टा। एक्टिवेशन रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर सेम, रेट कांस्टेंट का ऑर्डर सेम, एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर उल्टा। तो ये सब चीजें पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाए यहां पे, तो इस दोनों में किसका ईबन का रेट ज्यादा होगा। जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, यहां से हटा दो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल यहां होगा क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, यहां नहीं करेगा, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यहां भी बोला जा सकता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा, इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी ज्यादा, बट एक्टिवेशन एनर्जी इसका ज्यादा। तुम्हारे दिमाग में एक बात आता होगा कि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी दिखाते हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्यों नहीं दिखाते हो। एक्टिवेशन एनर्जी कौन होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, स्लोएस्ट स्टेप, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वही एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करता है ओवरऑल रिएक्शन का रेट। तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आया होगा ये ऊंचा क्यों हुआ सर, ये नीचा क्यों हुआ। एक चीज बताओ, इसमें कौन सा स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप फास्ट है, फर्स्ट स्टेप स्लो है। मतलब फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम। इस दोनों में बताओ ईबन का रेट किसका होगा, किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। ऑफ कोर्स इसका, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, यहां नहीं करेगा, तो ये हुआ सबस्टेट। इनफैक्ट SN1 के लिए जो जो सबस्टेट सुटेबल होता था वही सब सबस्टेट ईबन के लिए भी सुटेबल होगा, क्योंकि SN1 का जो RDS था ईबन का भी RDS सेम स्टेप है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेस की तरह। बेस कैसा चाहिए, चूंकि एलिमिनेशन है तो बेस ही चाहिए होगा, न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए नहीं होगा। लेकिन हमने ये भी बोला है कि न्यूक्लियोफाइल ही होता है जो बेस की तरह बिहेव करता है, बेस ही होता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है जनरली। कुछ स्पेशल बेस ऐसा है जो बेस की तरह ज्यादा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कम करता है। कुछ ऐसा न्यूक्लियोफाइल भी है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह ज्यादा बिहेव करता है, बेस की तरह कम करता है। बट जनरली जो बेस की तरह बिहेव करता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। बेस कैसा होगा, वीक होगा। जनरली सोलवेंट ही ईवन में बेस की तरह बिहेव करता है। सोलवेंट मतलब कौन, सोलवेंट मतलब नहीं लिखा यहां पे, चलो हमने लिखा था यहां पे H2O, अल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा। लिविंग ग्रुप कैसा होगा, चूंकि RDS में लिविंग ग्रुप अपने आप निकलता है, मतलब लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा RDS का रेट उतना ज्यादा होगा। मतलब लिविंग ग्रुप को एक्सीलेंट होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। E2 में हमने देखा था लेक्चर नंबर 63 में कि E2 में लिविंग ग्रुप थोड़ा कमजोर रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि वहां पे बेस आके फोर्सली लिविंग ग्रुप को निकलने को मजबूर करता है। ठीक है, बट यहां लिविंग ग्रुप को मजबूर करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए यहां पे लिविंग ग्रुप को तो एक्सीलेंट होना ही चाहिए। E2 में एक्सीलेंट हो तब भी बढ़िया है, गुड हो तब भी बढ़िया है, बट E1 में तो एक्सीलेंट होना चाहिए। अब एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होता कौन है, सारा हैलोजन बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, फ्लोरीन को छोड़ दो तब। OTS, OBS, OMS ये सब बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। ये सब के बारे में हमने बात किया है पीछे के लेक्चर्स में। H2O प्लस ये भी बढ़िया लिविंग ग्रुप है, आराम से निकल जाना चाहता है। और भी है जो बढ़िया लिविंग ग्रुप है, जैसे N2 गैस बन के निकल जाता है ये, एक्सेट्रा। सोलवेंट कैसा होना चाहिए, सोलवेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज इस पे भी क्वेश्चंस बन सकता है,
अभी अभी हम क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे आके क्वेश्चन बनाएंगे। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या फायदा होगा इससे? जरा देखो, ये स्टेप आरडीएस है और सेम स्टेप SN1 में होता था। SN1 के लिए कौन सा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड था? पोलर प्रोटिक। तो जब यही स्टेप यहां भी होना है तो इसके लिए भी कौन सा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक खास बात होता है, सबस्ट्रेट के निगेटिव वाले सेक्शन को बड़े आराम से बाहर निकालता है, पॉजिटिव वाले सेक्शन को बड़े आराम से खींच के बाहर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 में हमने बताया था, देख लेना SN1 का वीडियो। तो जब वहां पे इस दोनों को अलग कर सकता है पोलर प्रोटिक, तो यहां भी तो सेम ही चीज हो रहा है, तो यहां भी इस दोनों को अलग करेगा, अलग करने का काम करेगा पोलर प्रोटिक, जिसके वजह से जितना आसानी से अलग होगा उतना इसका रेट फास्ट होगा। और दूसरा चीज और हमने बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए भी साइट होता है और केटायन को स्टेबलाइज करने के लिए भी साइट होता है। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास निगेटिव साइट भी होता है और पॉजिटिव साइट भी होता है। निगेटिव साइट से इसको सराउंड करेगा, पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड से इसको सराउंड करेगा, पॉजिटिव साइड से इसको सराउंड करेगा। इस तरह से ये पूरा जब सराउंड हो गया सॉल्वेंट के अट्रैक्शन से, तो ये हो जाएगा स्टेबलाइज, मतलब ये आ जाएगा नीचे, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हो गया कम, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ, जब इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का पॉजिटिव टर्मिनल इसको घेर लिया और इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का निगेटिव टर्मिनल घेर लिया, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेगा और इस तरह से ये दोनों को दूर जाने में हेल्प होगा, मतलब ये दोनों को सेपरेट होने में हेल्प होगा। और ये दोनों जितना आसानी से सेपरेट होगा, इस स्टेप का रेट उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि यही है RDS। ठीक है, तो ये था सॉल्वेंट इफेक्ट। हालांकि हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बोला, ये बोल दिया कि SN1 वाला वीडियो देख लो। SN1 में जिस तरह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करता है इस रिएक्शन, जिस तरह से SN1 रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करता है, वैसे ही E1 रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी हेल्प करेगा। कोई रिएक्शन है क्या हमने बोला, जिस तरह से SN1 रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करता है, उसी तरह से E1 रिएक्शन को भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करेगा, क्योंकि दोनों का RDS सेम होता है। RDS में रिएक्शन भी सेम होता है। सेम सबस्ट्रेट SN1 को सपोर्ट करता है, सेम सबस्ट्रेट E1 को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखो कोई रिएक्शन लिखा गया है जिसमें सबस्ट्रेट सेम है, बेस सेम है, टेम्परेचर सेम है, वैरी केवल कराया गया है सॉल्वेंट वैरी कराने से एनर्जी प्रोफाइल 3 अलग अलग आता है। बताओ कौन है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी प्रोफाइल है? ऑफ कोर्स अभी हमने बताया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट करेगा E1 को, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगा। सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी तो इसका है, मतलब ये नीचे वाला जो ग्राफ है, A नंबर जो ग्राफ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का है। B नंबर जो ग्राफ होगा फिर पोलर एप्रोटिक का होगा, और सबसे ऊपर वाला नॉन पोलर सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयनिक मैकेनिज्म जल्दी नहीं होता है। आयनिक मैकेनिज्म मतलब जिसमें केटायन एनायन बने, उसको आयनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। आयनिक मैकेनिज्म वाला रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत ही स्लो रेट से होता है। ठीक है, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट वाला ग्राफ सबसे ऊपर रहेगा, सबसे नीचे रहेगा पोलर प्रोटिक वाला, और इस दोनों के बीच होगा पोलर एप्रोटिक वाला। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं। हालांकि इस तीनों में नॉन पोलर सॉल्वेंट का तो यूज भी नहीं किया जाता है एलिमिनेशन कराने के लिए, मेनली इस दोनों का यूज किया जाता है, और अगर E1 कराना है तो ये किया जाता है। ठीक है, मतलब तुम बोल सकते हो कि मेनली इसी का E1 के लिए किया जाता है। कई बार इस दोनों का मिक्सचर भी लिया जाता है, ऐसा होता है। तो अब बढ़ते हैं हम
लिखे हम ड्रॉ मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म लिखेंगे और देखेंगे इसमें कितना इंटरमीडिएट बनता है, कितना ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, और एक आध क्वेश्चंस और देखेंगे। फटाफट कॉपी करो इसको। फटाफट कॉपी करो इसको। देखो, अगर उस क्वेश्चंस को, हाँ, इस क्वेश्चंस के पहले हम एक और क्वेश्चंस करते हैं। मेरे को बताओ जरा, दो सबस्ट्रेट हैं, वीक बेस के साथ रिएक्शन कराए हैं। यहां पे हो रहा है E1 और यहां भी हो रहा है E1। इसका जो रेट है R1 है और इसका रेट है R2। बताओ किसका रेट ज्यादा होगा? जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है उसका रेट ज्यादा होता है, तो कार्बोकेटाइन तो दोनों का सेम ही बनेगा। तो अब जरा देखो, इसका लिविंग ग्रुप बढ़िया कि इसका लिविंग ग्रुप बढ़िया? इसका लिविंग ग्रुप बढ़िया, तो ये लिविंग ग्रुप आसानी से निकलेगा। आसानी से निकलेगा तो कार्बोकेटाइन आसानी से बनेगा, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, R1 ग्रेटर देन R2। ठीक है, मतलब लिविंग ग्रुप अगर Cl है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, अगर ये लिविंग ग्रुप है तो बताओ किसके साथ E1 फास्टर रेट से होगा? इस लिविंग ग्रुप, अगर ये लिविंग ग्रुप रहा तो E1 का रेट फास्टर होगा। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कुछ सेम है, केवल सबस्ट्रेट अलग है। सॉरी, सबस्ट्रेट, हाँ सबस्ट्रेट अलग है, केवल सबस्ट्रेट अलग है, बाकी सोलवेंट भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और E1 रिएक्शन हो रहा है। इस दोनों का जब एनर्जी प्रोफाइल बनाए तो एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा आया। तुम इधर एनर्जी और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तुम बताओ इस दोनों में से एक ए के लिए है और एक बी के लिए एनर्जी प्रोफाइल है। सब कुछ सेम है, टेम्परेचर सेम है, सॉल्वेंट सेम है और यही सॉल्वेंट बेस की तरह बिहेव कर रहा है, केवल सबस्ट्रेट अलग है। दोनों का एनर्जी प्रोफाइल बना है, कौन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा सिंपल है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें तो दोनों में सेम कार्बोकेटाइन आएगा, बट इसका लिविंग ग्रुप बढ़िया है, मतलब ये आसानी से निकलेगा, मतलब इसका रेट ज्यादा होगा, मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम वाला जो ग्राफ होगा वो होगा किसका? ए का, मतलब नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ए को और ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। ठीक है, थोड़ा सा हमने शॉर्टकट लिया है, अदरवाइज टाइम और ज़्यादा लग जाता इसलिए। और लिविंग ग्रुप वगैरह में ये ग्राफ वहाँ पे नहीं करा पाया अभी, जहाँ पे लिविंग ग्रुप हम बता रहे थे, बट अभी ठीक है। सॉल्वेंट में हमने करा ही दिया, लिविंग ग्रुप में करा ही दिया, और सबस्ट्रेट में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, हाँ मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ मैकेनिज्म देखते हैं इसका।
क्या होगा, लिविंग ग्रुप खुद ब खुद निकलेगा, बन गया कार्बोकेटाइन। हालांकि सॉल्वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा लिविंग ग्रुप को निकालने में। इसके बाद क्या होगा, जो भी H2O होगा ये क्या करेगा, इस H को बाहर करेगा, H3O प्लस बन के बाहर हो गया और बन के आ गया, इवन ही देख रहे हैं ना, हाँ ठीक, ये बन गया, बस हो गया। मतलब ट्रांजिशन स्टेट कितना, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एंड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इस दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट और इस दोनों का बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट 2। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना, 1, यही है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट। एनर्जी प्रोफाइल अगर हम बनाएं तो ऐसा ही होगा एनर्जी प्रोफाइल। इसको थोड़ा ऊपर कर दो, एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होता है, या इसको थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। ये कौन है, इसको लिख देते हैं A B C। तो A रिएक्टेंट है, B इंटरमीडिएट है, C प्रोडक्ट है। B और C का ट्रांजिशन स्टेट, A और B का बीच का ट्रांजिशन स्टेट 1, B और C के बीच का ट्रांजिशन स्टेट 2, ये है ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। तो इस तरह से इसका एनर्जी प्रोफाइल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये था ओवरऑल E1 रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे E2 का। एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम अभी 30 मिनट हुआ है, तो E2 को भी इसमें बताया जा सकता है, बट E2 के साथ एक और मैकेनिज्म है E1CB। तो चलो E2 को हम इसमें बता ही देते हैं। चलो फटाफट हटाते हैं इसको। या नहीं, इस रिएक्शन को इतना ही रखते हैं। E2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।